नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल यूएस बायोलॉजी 95 में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने आपको भाग 2 तक बताया था, जिसमें कायिक जनन के बारे में आपको बताया था। आज उसी में एक थोड़ा सा टॉपिक और है, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन। ये सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, आपको बताएं कि यह पौधों को उगाने की यानी कि कायिक जनन की एक आधुनिक विधि है, आधुनिक तकनीक जिसे कहते हैं। इसमें ऐसे पौधों को लिया जाता है जिनके बीज या तो बहुत सूक्ष्म होते हैं या फिर उनके माध्यम से पौधों को उगाना कठिन होता है। एक पौधा लेते हैं, उस पौधे से थोड़ा सा भाग यानी कि ऊतक निकाल लेते हैं। इतना सा भाग निकाल लिया यहाँ से, और निकालने के बाद एक माध्यम है ऊतक अथवा ऊतक संवर्धन तकनीक माध्यम से माध्यम में रखते हैं। ये बीकर है, मान लीजिए। इस ऊतक का थोड़ा सा भाग यहाँ रख दिया। इस सॉल्यूशन में सभी पोषक पदार्थ हैं, ये ऊतक है, और इस माध्यम को नियंत्रित वातावरण में रखते हैं। जो भी पौधे के लिए अनुकूल वातावरण होता है उसी वातावरण में रखते हैं। तो कुछ समय पश्चात ये जो ऊतक है इन पोषक पदार्थों को अवशोषित करके कोशिकाओं का समूह बनाने लगता है, जिसे हम कहते हैं कैलस। ठीक है, कैलस बन जाता है। इस कैलस को एक अगले पात्र में रखते हैं, यानी कि यहाँ समूह बन गया। ये इस समूह को, कैलस को अगले पात्र में रखेंगे। उस पात्र में हार्मोन्स होंगे, यानी कि वे हार्मोन जो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, इस माध्यम में रखते हैं। तो वो हार्मोन क्या करता है कि इनसे शाखाएं निकलने लगती हैं, जड़ें और शाखाएं निकलने लगती हैं। जब ये कुछ बड़े हो जाते हैं तो इनको काट करके अलग अलग माध्यमों में रख देते हैं। अब थोड़ा सा भाग लिया था ऊतक, इससे बहुत सारे पौधे बन के तैयार हो गए, यानी कि सैकड़ों पौधे। हम इस माध्यम से सैकड़ों पौधों को बना सकते हैं। तो इसका फिगर तो ये है, कुछ इसमें नोट भी करना है तो उसे नोट भी कर लीजिए साथ में। यह कायिक जनन की आधुनिक विधि, यह कायिक जनन की आधुनिक विधि है। इसमें मुख्य पौधे का थोड़ा सा भाग लेकर ऊतक तथा ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा उचित संवर्धन माध्यम में संवर्धन करते हैं। कुछ समय पश्चात
यह ऊतक पोषक पदार्थों को अवशोषित करके वृद्धि करने लगता है। वृद्धि करने लगता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बनने लगते हैं। जिसे कैलस कहते हैं। कैलस का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर दूसरे माध्यम में रखते हैं तथा नए पौधों का निर्माण कराते हैं। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऊतक क्या है। ऊतक कैसे कहते हैं? तो जो ऊतक होता है, टिश्यू जिसे कहते हैं हम, टिश्यू देखिए, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये तो ऊतकों के बारे में ऊतक कहते हैं। अब सूक्ष्म संवर्धन किन किन पौधों में कराया जाता है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण ले लें आप। तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे मशरूम, केला, अंगूर, ठीक है, गुलाब आदि कर दीजिए। तो ये है सूक्ष्म संवर्धन, यानी कि एक कायक चैनल की कौन सी विधि है? आधुनिक विधि है। मुख्य पौधे का थोड़ा सा भाग लेते हैं, ऊतक तथा ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा उचित संवर्धन माध्यम में संवर्धन करते हैं। कुछ समय पश्चात यह ऊतक पोषक पदार्थों को अवशोषित करके वृद्धि करने लगता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बनने लगते हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर दूसरे माध्यम में रखते हैं तथा नए पौधे का निर्माण करते हैं, मिट्टी में रोपित कर देते हैं। दूसरा जो माध्यम होता है उसमें हार्मोन्स होते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से कई सारे पौधे यानी कि सैकड़ों की संख्या में बन करके तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम, जैसे गाजर ले लें। गाजर भी एक उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से देखिए गाजर का पौधा एक यानी कि जड़ है, उसमें से इसको थोड़ा सा निकाल लिया, यहाँ से एक माध्यम में इसे रोपित किया, कैलस बना, कैलस का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, उसमें हार्मोन थे, हार्मोन अवशोषित करने के बाद ये बहुत सारे पौधे बन करके तैयार हो गए, ठीक है। तो ये आपका था सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सूक्ष्म प्रवर्धन के बाद आगे आता है ये लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन समाप्त हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट था वो बताया गया। इसके बाद अब हम चलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस जनन में विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन होता है, मैं पीछे आपको बताया है कि इस जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे एक नर और एक मादा, ठीक है। नर से नर युग्मक बनेंगे, मादा से मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु है। ये जनक है, ठीक है। नर मादा ये क्या है? जनक हैं। इनसे नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, ठीक है। दोनों की संख्या आधी होती है, n और n, हैप्लॉइड। इनके बीच में संयुग्मन होता है। संयुग्मन होने से एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं युग्मनज। युग्मनज, जायगोट, जायगोट, ठीक है। तो किस तरह से होना ये, यानी कि एक नर और एक मादा, यानी कि लैंगिक जनन में क्या बताया कि दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। नर है, एक मादा है, ठीक है। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, दोनों के बीच में संयुग्मन होता है, एक संरचना बनती है, इसे जायगोट कहते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 2n होती है। यहाँ पर भी नर और मादा में भी 2n होती है, लेकिन असूत्री विभाजन में ये संख्या आधी रह जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या होते हैं? अब ये जो जीव हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे नर मादा अलग अलग भी हो सकते हैं, नर मादा एक भी हो सकते हैं, ठीक है। द्विलिंगी, ठीक है। द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी कौन होते हैं? वे जीव जिनमें नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं द्विलिंगी। जब नर व मादा, ठीक है, ध्यान रखना, जब नर व मादा जनन अंग
एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, तो ऐसे जीवों को द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में केचुआ, लीच यानी जोंक, ठीक है, और स्पंज भी आते हैं, बहुत सारे जीव हैं, आदि कर सकते हैं हम। इसके बाद ये तो द्विलिंगी हो गए, इसके बाद है एक लिंगी। एक लिंगी जीव इन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल, ठीक है। जब नर व मादा जनन अंग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं, जब नर व मादा, ठीक है, नर व मादा अलग, नर व मादा जनन अंग, इसे देखो जनन अंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बंदर, गिलहरी आदि। अब अगला टॉपिक है आपका लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, ठीक है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, ये लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। यानी कि निषेचन पूर्व घटना क्या है? निषेचन पूर्व घटना यानी कि निषेचन होने से पहले जो घटनाएं घटती हैं, जैसे युग्मकों का बनना, युग्मकों का स्थानांतरण, ये निषेचन से पूर्व घटना है। इसके बाद निषेचन होता है, यानी कि जो भी युग्मक बनते हैं वो संलयित होते हैं। संलयन होने की क्रिया ही क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद निषेचन पश्च घटना। अब जब निषेचन हो जाएगा तो उससे कुछ संरचना बनेगी, उसे कहते हैं हम निषेचन पश्च घटना, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटना क्या है? इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 घटनाएं होती हैं। इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है युग्मक जनन, जिसे कहते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। यानी कि युग्मक नर में नर युग्मक बनेंगे, मादा में मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो युग्मकों के बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हम युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा इसमें है युग्मक स्थानांतरण। अब जब युग्मक बन गए हैं तो वो जाएंगे भी। तो युग्मक बनने के बाद नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखो जो भी चल युग्मक होगा, ठीक है, वो दूसरे युग्मक के पास जाएगा। ज़्यादातर नर युग्मक जो है चल होते हैं और मादा युग्मक अचल होते हैं। तो चल युग्मक जो है मादा युग्मक के पास पहुंचता है, इसी को कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद युग्मक, अब युग्मक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो युग्मकों के प्रकार, युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। एक है समयुग्मकी, जिन्हें कहते हैं आइसोगेमस। दूसरे हैं असम युग्मकी, जिन्हें कहते हैं एनाइसोगेमस। और तीसरे हैं विषम युग्मकी, जिन्हें कहते हैं यूगेमस। अब पहले हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी क्या होते हैं? तो इसमें देखिए समयुग्मक वे होते हैं जिनमें नर व मादा युग्मक
देखो नर व मादा युग्मक जो होते हैं वो आकार व परिमाण, देखिए यहाँ पर हम कर देता हूं सम युग्मक। ठीक है, जो इसमें देखिए नर व मादा युग्मक आकार व परिमाप में समान हो। देखो कैसे, एक ये देखिए, ठीक है, ये है ये कसाविका, ये क्या है कसाविका है। ठीक है, युग्मक है, एक ये नर है और एक ये मादा है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, बिल्कुल बराबर है। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, मान लीजिए नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, ये यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, एन ये और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 2n संरचना बनाएंगे, ये 2n। ठीक है, तो इसमें क्या है, नर व मादा युग्मक बिल्कुल सेम है ना, छोटे बड़े बिल्कुल नहीं है, तो इसे कहते हैं सब युग्मक। ठीक है, आइसोगेमस। इसके बाद दूसरे आते हैं असम युग्मक। असम युग्मक, असम युग्मक क्या होते हैं, सम युग्मक में उदाहरण भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। और भी हैं। इसके बाद आते हैं असम युग्मक, यानी कि नाम से ही देखिए एक छोटा और एक बड़ा। जैसे मान लीजिए एक ये युग्मक है और एक ये युग्मक है, आकार व परिमाप कैसे हैं, असमान है। साविकाएं हैं ये। ठीक है, अब इनके मिलने से एक संरचना बनेगी, जैसे हम क्या कहेंगे 2n, ये n, ये n, मान लीजिए ये नर है और ये मादा है, कुछ ही मान सकते हैं हम। तो इस तरह से, यानी कि हम कहें एक छोटा है एक बड़ा है, इसीलिए इसे असम युग्मक कहते हैं। उदाहरण में जैसे क्लैमाइडोमोनास, क्लेमाइडो, यहाँ भी क्लेमाइडो है, क्लेमाइडोमोनास। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, नर व मादा युग्मक आकार में तो समान, परंतु परिमाप इनका कैसा होता है, भिन्न होता है। लिख लो, नर व मादा युग्मक आकार में समान व परिमाप भिन्न होता है। अब तीसरे प्रकार के बचे हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी, ठीक है, युग्मस। विषम युग्मकी कैसे होते हैं, देखो नर व मादा दोनों भिन्न हो, नर व मादा युग्मक दोनों कैसे हो, भिन्न हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, विषम युग्मकी कहेंगे।
जैसे मान लीजिए नर से, अब हम उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जैसे मनुष्य। हाँ, मनुष्य का जो नर युग्मक होता है स्पर्म है, ठीक है। मान लीजिए ये स्पर्म है और मादा युग्मक जो है ये अंडाणु है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्म। स्पर्म है, ठीक है, या शुक्राणु कहिए, हिंदी में क्या कहेंगे इनको, शुक्राणु। और ये अंडाणु है। आप देखेंगे कि दोनों बिल्कुल नहीं मिलते एक दूसरे से, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम विषम युग्मकी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला, यानी कि युग्मकों के प्रकार हो गया। अब दूसरा आएगा, युग्मकों के प्रकार में आपने देख लिया। अब अगला है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। एक चीज हो गई निषेचन पूर्व घटना, इनके बारे में आपने पढ़ लिया, निषेचन पूर्व घटना के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे निषेचन क्या है। निषेचन निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये क्या है, देखिए नर व मादा युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर व मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन, ठीक है। नर व मादा युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। जैसे युग्मक संलयन, जैसे युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी, सिनगैमी कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज, ठीक है। द्विगुणित युग्मनज यानी कि डिप्लॉयड, जाइगोट, इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या होता है आपको, नर व मादा युग्मकों को मिलना, ठीक है, जिनसे क्या संरचना बनती है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जिसे ही क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। कुछ जीवों में, जैसे कुछ जीव हैं, कुछ जीव में बिना नर व मादा, कुछ जीव में बिना
निषेचन के ही जायगोट का निर्माण हो जाता है। जिसे अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, नोजेनेसिस ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगला है, जो पार्थिनोजेनेसिस होता है जब अकेले एक से हुआ है, यानी कि मादा में बिना निषेचन के ही जायगोट का निर्माण हुआ है, तो इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, सूत्रों की संख्या आधी यानी कि n होती है, आधी होती है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बचा है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, ये बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन, निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के बाहर हो, इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। यानी कि निषेचन की क्रिया जो है जीवों के शरीर से बाहर होती है। जैसे शैवालों में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। इसी तरह से मछलियां हैं, उभयचर हैं, मछलियां और उभयचर आदि। देखिए क्या होता है बाह्य निषेचन में कि जो जैसे मछलियां हैं, उभयचर हैं, ये अपने अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देते हैं, ठीक है। वहीं अपने आप ये मिलते हैं, जिनके बाद जायगोट बनता है, ठीक है। तो ये हो गया बाह्य निषेचन। इसके बाद अब ये बाह्य निषेचन, इसके बाद अंतः निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन तो अंतः निषेचन भी है। अंतः निषेचन, निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के भीतर हो, तब इसे हम क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। अब ये अंतः निषेचन भी दो प्रकार का होता है। अंतः निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के अंदर हो, जैसे स्तनी और पक्षी, ठीक है। अब ये हो गया निषेचन। अब अगला आता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। अब ये निषेचन पश्च घटना क्या होती है? दो पॉइंट हो गए आपके। एक तो निषेचन पूर्व घटना और दूसरा हो गया निषेचन, और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना क्या होती है? इसमें जो युग्मनज होता है, जायगोट, युग्मनज कई बार विभाजित होकर
कई बार विभाजित होकर भ्रूण एम्ब्रियो भ्रूण बनाता है। यानी कि जो जाइगोट होता है वो कई बार विभाजित होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, उसके 64 के बाद यानी कि वो किस में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो कई बार इसमें यानी कि विभाजन हुआ, इस क्रिया को क्या भ्रूण बनता है। इससे भ्रूणोद्भिद एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए ये जो भ्रूणोद्भिद है, अगर जाइगोट का निर्माण, देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर जाइगोट का निर्माण शरीर से बाहर होता है, जाइगोट का निर्माण शरीर से बाहर होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। जैसे पक्षी, ठीक है, अंडप्रजक होते हैं, अंडे देने वाले जितने भी जीव होते हैं पक्षी। दूसरे होते हैं सजीव प्रजक, ठीक है, सजीव प्रजक होते हैं, विविपेरस होते हैं ये। अगर जाइगोट का निर्माण शरीर के अंदर होता है, तो इन्हें कहते हैं हम सजीव प्रजक। जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गया, और भी हैं जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, शेर आदि आदि, ठीक है आदि। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर जो भी इम्पोर्टेंट लगा वो आपको पूरा हो गया, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसके बाद अगला टॉपिक आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर सही लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, अगर कोई कमियां हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, और मैं अगली वीडियो में हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।